अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आइसोलेटिंग क्वांटिटीज। आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और इसके एसएटी मैथ के पेपर में एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें हमने कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना होता, ना हमने कोई इसमें फॉर्मूला सीखना है। हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व करना होता है। हमने देखना होता है कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसने हमसे क्या डिमांड किया है। इफ y equal x square root 5 and x unequal 0, what does x square equal in terms of y? अब वो हमसे x square पूछ रहा है कि x square किसके इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल x स्क्वायर रूट 5 है। हमने फाइंड करना है x स्क्वायर। तो जिस वैल्यू को हमने फाइंड करना है ना, उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने x स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके साथ स्क्वायर रूट 5 है, ये इक्वल के इस साइड पे चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। कभी भी उस वैल्यू के साथ कोई वैल्यू नहीं आ सकती जो हमने क्वेश्चन में पूछी गई हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे के भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, एस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके साथ कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में तो उसने पूछा था एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है। अब हमने स्क्वायर लेना है, तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब वाई का स्क्वायर आ गया ऊपर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आया था। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। आपने देखा, हमने एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं है। हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया, वो इक्वल आया है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको इस जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ, ताकि आपकी मुकम्मल ग्रिप आ जाए इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम इकट्ठे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ 5x इक्वल 4y एंड 2y इक्वल 5z, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ z? अब वो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। हमने इक्वेशन को इस साइड पे लिख लेना है। 5x इक्वल 4y और ये है 2y इक्वल 5z। अब हमने इधर से y की वैल्यू निकालनी है पहले। y इक्वल 5z। अब y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई है 5z डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इस y को इधर पुट कर देना है। 5x इक्वल टू 4, y की जगह हम लिखेंगे 5z डिवाइडेड बाई 2। 2 4 पे जब कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 5x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 10z
अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 10 z डिवाइडेड बाय 5। 5 10 पे कटेगा तो आ जाएगा 2 x इक्वल 2z। उसने पूछा था x का ही, ये देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आई है 2z। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने बस इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व ही करना है, सीधा सीधा, कुछ भी हमने इसमें फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है। अब उसने यहाँ पे x पूछा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं उसने उसमें किसकी वैल्यू पूछी है। इफ x एंड y आर पॉजिटिव एंड 3x स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल 27x, व्हाट इज y माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। अब ये इन टर्म्स ऑफ x लिखता है, इसको आप पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपने यही देखना है कि व्हाट के बाद उसने क्या पूछा। जैसे उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज y माइनस 1, वो y माइनस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। हमने इसको पहले नीचे लिख लेना है, 3x स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू 27x। अब हमें पता है हमने जो वैल्यू फाइंड करनी हो उसके साथ हम कभी भी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। y माइनस 1 इक्वल टू 27x। अब 3x स्क्वायर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का था। 3 27 पे कटेगा तो आ जाएगा 9, और यहाँ पे x स्क्वायर 1 है, x ये नीचे आ जाएगा तो 1x कट गया। y माइनस 1 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय x। ये हमारे पास y माइनस 1 की वैल्यू आ गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसमें स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे, लेंथी स्टेटमेंट होगी। एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको लेंथी भी क्वेश्चन दे सकता है इस टॉपिक में से, और शॉर्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x माइनस 1 y इक्वल टू 5, व्हाट डज y इक्वल इन टर्म ऑफ x। हमने अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस 1 y इक्वल 5। अब हम x माइनस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय x के, ठीक है। ये x है जो, ये जब ऊपर गया तो ये माइनस का हो गया। अगर ये x इक्वल के इस साइड पे जाता तो फिर मल्टीप्लाई होता है। अगर ये यहाँ पे, ये देखें ये डिवाइड का निशान है, ये जब इधर से ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमने x माइनस 1 इक्वल किया है 1 डिवाइडेड बाय x के। अब हमारे पास यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय x, y इक्वल 5। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, y इक्वल 5। अब x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ एक्स वाई क्यूब इक्वल जेड, जेड इक्वल के वाई स्क्वेयर एंड के वाई अनइक्वल 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें यहाँ पे कहा है जो जेड है वो इक्वल है के वाई स्क्वेयर के। हमारे पास पहले वैल्यू है एक्स वाई क्यूब इक्वल टू जेड। अब हमने जेड नहीं लिखना, उसने कहा है कि जो जेड है वो इक्वल है के वाई स्क्वेयर के, ठीक है। हमने के फाइंड करना है, एक्स वाई क्यूब। अब वाई स्क्वेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड का हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू के।
अब वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, हमने पीछे पढ़ा जब वो डिवाइड हो रहा हो, जब यहाँ से वैल्यू ऊपर जाती है तो माइनस होती है। एक्स वाई 3 - 2, पीछे हमने देखा था कि 1 थी वैल्यू, अब इसके ऊपर वाई स्क्वायर है तो हमने ऊपर भी स्क्वायर ही लिखना है। साइन का आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। इक्वल टू के 3 - 2 1 एक्स वाई, वाई की वैल्यू है 1, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, के इक्वल है एक्स वाई के। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 2x plus y equal x plus 5, what is y in terms of x? अब वो हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है। y इक्वल x प्लस 5। अब मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ। 2x यहाँ पे पॉजिटिव का है, यहाँ पे इक्वल के साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। -2x y इक्वल -2x पॉजिटिव x माइनस x 5 - x। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होंगी और हमने फाइंड करना होगा। ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले इस टॉपिक में से। तो आपको ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने बस यहाँ से पढ़ना करना है, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, यहाँ से पढ़ लिया करें ताकि कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। Which of the following equations correctly gives the number of correct multiple choice answers in terms of the composite score and the number of points on the free response question? आपने देखा स्टेटमेंट में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये हमारा टाइम वेस्ट होगा। इस तरह हमने डायरेक्ट देखना है ऊपर। ये देखें, C इक्वल 1.2272 m प्लस 3.0556 f। आपने डायरेक्ट इस तरह जहाँ पे इक्वेशन दी हुई है उसको देखना है और फिर आपने ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शन में इक्वल किसके है। जैसे कि m इक्वल है, इस तरह आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको स्टेटमेंट भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब हमें पता है हमने इस इक्वेशन में से ना m फाइंड करना है। ठीक है, c अब प्लस 3.0556 f, ये प्लस का इक्वल के जब इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -3.0556 f इक्वल टू 1.2272 m। ठीक है, हमने m फाइंड करना है तो उसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब 1.2272 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 1.2272 अब इक्वल के साइड पे खाली रह गया m, m की वैल्यू आ गई है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैसे मैं आपको ये भी कह सकता था जी ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन जब तक मैं बच्चों को रीज़न ही नहीं समझाऊंगा कि ये कैसे 3.0556 f इधर आकर माइनस का हो गया और ये कैसे 1.2272 डिवाइड हो गया, तब तक बच्चों की समझ नहीं आएगी। इस वजह से मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। फर्स्ट आपने इक्वेशन को देखना है, सेकंड आपने ऑप्शंस में ये देखना है कि इक्वल किसके है, जैसे कि m है, यहाँ पे r भी हो सकता है। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
100% इसमें से एक क्वेश्चन आता है SAT के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास C इक्वल है 4B डिवाइडेड बाय क्यूब रूट D के। अब हमने ऑप्शंस में देखना है, हमने फाइंड करना है जी D। हमने पहले यहाँ पे लिख लेना है C इक्वल 4B डिवाइडेड बाय क्यूब रूट D। हमने फाइंड करना है D। तो अगर हम ये क्यूब रूट D इक्वल के इस साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो डिवाइड में नहीं रह सकती, वो मल्टीप्लाई ही हो रही हो, ये मस्ट होना चाहिए। और वैसे भी उसने D की वैल्यू पूछी है, इक्वल टू 4B तो वैसे ही रहेगा, इसको हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। C यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें खाली D की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पे C नहीं रहने दे सकते। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट भी है, हमने इसको खत्म करना है। तो हम लिख लेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जैसे हम टेकिंग स्केयर लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्यूब क्यूब रूट से कट जाएगा, D सिंपल रह जाएगा इक्वल टू 4B क्यूब डिवाइडेड बाय C क्यूब, क्योंकि ये जो क्यूब है ये 4B के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और C के साथ भी। ठीक है ना, ऑप्शन C इज करेक्ट। आप चाहें तो इस तरह आप सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कि ऑप्शन में इस तरह नहीं है तो फिर आप सिंपल डायरेक्ट इसको भी टिक कर सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ऑप्शंस में आपको इस तरह वाली फॉर्म ना दी जाए, उसने आगे मजीद सोल्व किया हो। ये भी हो सकता है वो चाहे तो बस कहे कि मैंने बच्चे को इधर तक ही चेक करना था कि उसने क्यूब लिया या नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पे उसने C ऊपर कर दी है, इधर उसने C क्यूब बना दी है और 4B को वैसे ही रहने दिया है। अगर ये भी ऑप्शन होता तो करेक्ट होता, उसने दिया ही नहीं है, उसको पता है कि ये सही है। ए में आप देख रहे हैं 4B के ऊपर क्यूब है, C के ऊपर नहीं है। C में 4B के ऊपर भी है और C के ऊपर भी है, दैट्स वाई ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है हमारे पास Q इक्वल A माइनस आई डिवाइडेड बाय L। हमने ऑप्शंस में देखा, हमने I फाइंड करना है, राइट। Q इक्वल A माइनस आई डिवाइडेड बाय L। अब L यहाँ पे हो रहा है डिवाइड और ये Q के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, QL इक्वल टू A माइनस आई। आपने ये कोशिश करनी है कि मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना उसके साथ कोई वैल्यू ना रहे। कोई भी वैल्यू आप इक्वल के उस साइड पे ले जाए, अगर वो प्लस माइनस हो रही है तो इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाए, अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाए। आपने हर हालत में उसको अकेला ही लिखना है। अब हमने आई फाइंड करना है, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम माइनस आई है यहाँ पे और ए यहाँ पे पॉजिटिव का, माइनस आई इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो पॉजिटिव आई हो जाएगा। क्यू एल यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस क्यू एल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इधर माइनस का था ना आई, तो इक्वल के साइड पे आया तो पॉजिटिव का हो गया। क्यू एल यहाँ पे पॉजिटिव का था, इक्वल के साइड पे आया तो नेगेटिव का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है, हमने टेक्निक वही अप्लाई करनी है। हमने देखना है कि यहाँ पे ये देखें x है इक्वल ये वैल्यू के, हमने फाइंड करना है a।
हमने पहले इस वैल्यू को लिख लेना है यहाँ पे x इक्वल वी टी। मैं इसको इस वजह से अलहदा नीचे लिखता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हमें बार बार ऊपर ना देखना पड़े। ठीक है, अब मैंने इस वैल्यू को लिख लिया है। फाइंड हमने करना है ए का मतलब है ये जो ए है यहाँ पे इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, x। अब वी टी यहाँ पे पॉजिटिव का इक्वल के साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस वी टी। टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे रह गया ए टी स्केयर। अब टी स्केयर है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। टू एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय टी स्केयर इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो हमने वैल्यू फाइंड की है ऑप्शन सी में वैल्यू मैच हो रही है। आपने देखा मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है ताकि आपको समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे टी स्केयर यहाँ पे डिवाइड कर देते हो, आपको ये एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि टू मल्टीप्लाई है एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ पे आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें वी टी नहीं है, इसके ऊपर स्केयर रूट है, इसके ऊपर उसने सी क्यूब कर दिया, तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में r इक्वल है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। ऑप्शंस में हमने देखा कि x हमने फाइंड करना है। पहले तो हमें ये जो स्केयर रूट है इसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है x। हम लिख लेते हैं r इक्वल स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर स्केयर आ गया और इसके ऊपर भी स्केयर स्केयर रूट से कट गया। आर स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हमने x फाइंड करना है, वाई स्केयर इधर आ जाएगा, आर स्केयर माइनस वाई स्केयर क्योंकि प्लस का था, इक्वल के साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्केयर। अब हमने तो x फाइंड करना है, उसके ऊपर स्केयर नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। पहले हमने स्केयर लिया स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए, अब हमने यहाँ पे स्केयर रूट ले लिया है स्केयर को ख़त्म करने के लिए। स्केयर स्केयर रूट से कट गया, x आ गया हमारे पास सादा और उसकी वैल्यू आ गई है आर स्केयर माइनस वाई स्केयर स्केयर रूट। x की वैल्यू ये आ गई है। हमने ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि ऑप्शन बी की वैल्यू जो हमने वैल्यू निकाली है उसके साथ मैच कर रही है, आर स्केयर माइनस वाई स्केयर, स्केयर रूट भी है ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने T1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे है हमारे पास V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना है T1। चलिए मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ यहाँ पे, V1 डिवाइडेड बाई T1 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब ये जो T1 है इसको हमने यहाँ पे लेके जाना है ताकि मल्टीप्लाई हो वैल्यू, ना कि डिवाइड में हम नहीं फाइंड कर सकते। यहाँ पे आ गया T1 और उसके नीचे है T2। V1
डिवाइड, अब V2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना। अब हमने T1 को भी सीधा किया है, अब उसके नीचे T2 की भी वैल्यू है, यहाँ पे हो रही है डिवाइड और यहाँ पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। V1 T2 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आपने परेशान नहीं होना, और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है आपने उसको हरगिज नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स मिड इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन में उसने हमें एक्स मिड दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है x2। ठीक है, अब मुझे इसको डायरेक्ट लिखने की शायद जरूरत नहीं है। एक्स मिड टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स मिड के साथ, टू हो गया मल्टीप्लाई इक्वल टू x1 प्लस x2। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप इस वजह से करता हूँ ताकि हमारी गलती की चांसेस ना रहे। अब हमने निकालना है x2, x1 यहाँ पे हो रहा है प्लस, यहाँ पे आके इक्वल के साइड पे माइनस हो जाएगा, टू एक्स मिड माइनस x1 इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है T1 वाला V1 वाला। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ साइन A डिवाइडेड बाय A साइन B डिवाइडेड बाय B, हमने फाइंड करना है A। अब A यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, पहले तो हम इसको सीधा करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो साइन A, अब साइन B यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B। अब B यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन A के साथ आएगा B डिवाइडेड बाय साइन B इक्वल टू A। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में देखें, उसने B है ना वो डिवाइड कर दिया है, और ऑप्शन डी में उसने क्या किया, साइन B को ऊपर ले गया। सिर्फ ऑप्शन सी ही करेक्ट है। आपने ऑप्शंस में नहीं उलझना, आपने पहले अपना आंसर निकालना है, बाद में आपने देखना है कि ऑप्शंस में जाके कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है हमारे आंसर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में f इक्वल दिया गया है GMM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के, हमने फाइंड करना है m। अब हम इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, f तो इधर ही रहेगा, g यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे। हमने फाइंड करना है स्मॉल m, तो m यहाँ पे जो बिग है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे। आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, छोटा m हमने फाइंड करना है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखें एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी है। अब तो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आइसोलेटिंग क्वांटिटीज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
हमने इसके हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा आइसोलेटिंग क्वांटिटीज का जो आपको तंग कर सके। जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं आपने उसको नहीं बोलना। वहाँ पर आपने एक तो सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आइसोलेटिंग क्वांटिटीज का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ये बात आपने हरगिज़ नहीं बोलनी। और मैंने आपको ये बात बताई कि आपने ऑप्शंस में जाके देखना है कि उसने किस वैल्यू के इक्वल रखा हुआ है और आपने उसी वैल्यू को इक्वेशन में से अलहदा करने की कोशिश करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद आइसोलेटिंग क्वांटिटीज के क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।